कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। सीज़ फायर के बारे में बहुत बातें उठ रही हैं, बहुत से सवाल। हम जीत रहे थे, एकदम से क्या हुआ कि सीज़ फायर करना हुआ। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि भारत-पाक युद्ध दोनों देशों के बीच का मसला है और उसमें अमेरिका कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया? चलिए यह सब तो वो सवाल है जो सामने है। आपके सामने कुछ और सवाल रखे देते हैं, जिन पर आपकी नज़र नहीं जा रही होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका से मामला शांत करने को कहा। उसके बाद भारत में कई सवाल उठते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का दूसरा ट्वीट आ जाता है कि भारत ने ही उन्हें कॉल किया था कि अमेरिका मामला शांत करवाए। भारत इस बात को मना कर सकता था कि हमने ऐसा नहीं कहा, पर भारत ऐसा नहीं करता। जब बात भारत में ही ज्यादा उठती है, ऐसा क्यों किया गया भारत की तरफ से? तब भी भारत की सुप्रीम कमांड की तरफ से कोई संदेश नहीं जाता। भारत ने ऐसा नहीं किया। वो विभिन्न मीडिया चैनल्स के जरिए बोला जाता है। ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है? चलिए समझते हैं कुछ कुछ करके। कहानी उतनी साधारण नहीं है जितनी आपको लग रही है। मामला उससे बहुत गंभीर है। पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा होता है। पलटकर भारत भी सैन्य कार्यवाही करता है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को कमजोर कर देना या ब्रेक कर देना। भारत उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर बेस, मिलिट्री बेस, इन सब पर हमले करता है। अब भारत के यह जो हमले होते हैं, सटीक होते हैं। कुछ हमले पाकिस्तान रोक लेता है, पर कुछ नहीं भी रोक पाता। अब इसी क्रम में भारत 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हमला करता है। इन्हीं टारगेट्स में से एक है किरना हिल्स। किरना हिल्स पाकिस्तान की एक बहुत ही सिक्योर्ड स्टोरेज साइट है, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर या परमाणु हथियार और दूसरे हथियार स्टोर करके रखे जाते हैं। यह जगह पाकिस्तान के मुशाफ एयरबेस के पास है, जो कि सरगोधा में है। भारत ने पाक की जितनी भी जगह को तबाह किया, उन सब की बात अलग थी। किरना हिल्स की बात अलग थी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत किरना हिल्स पर कई हमले कर देता है और यही वो लम्हा है जब पाकिस्तान का डिफेंस अलर्ट बज उठता है, क्योंकि कुछ और हमले अगर वहां पर हो जाते तो शायद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को वहीं फटने का खतरा था या रेडियो एक्टिविटी फैलने का। घबराया हुआ पाकिस्तान अब फोन पर फोन मिलाना शुरू करता है। वो अमेरिका को भी कॉल करता है, चीन को भी और सऊदी अरब को भी। अब ये वो समय है जब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक्चुअली में 2001 से, जब अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार हुआ करती थी, अमेरिका $100 मिलियन यानी कि लगभग 800 करोड़ केवल 6 सालों में पाकिस्तान की उन परमाणु हथियारों की सुरक्षा में खर्च कर चुका था। और यह बात अब से 18 साल पुरानी है। तो अमेरिका ने एग्रीमेंट किया हुआ था पाकिस्तान के साथ कि वो उसके परमाणु हथियारों की रक्षा करेगा, उन्हें मैनेज करेगा और सारा खर्चा भी झेलेगा। चलिए, इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं कि यह क्या मसला था। पाकिस्तान एक उथल-पुथल वाला देश है। वहां कभी सेना आ जाती है और कभी कोई पार्टी। अमेरिका का शुरू से यह मानना है कि पाकिस्तान जैसा देश परमाणु हथियारों को नहीं संभाल सकता, तो वो उनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को मदद देता रहा है, करता रहा है। पर हुआ क्या है कि अमेरिका जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को देखना चाहता था, खुद परखना चाहता था, पर वहीं पर पाकिस्तान को यह शक था कि अमेरिका उसके हथियारों की लोकेशन न ले ले, उन्हें खत्म न कर दे। तो अविश्वास दोनों ही तरफ से था। इसी बीच में बात आती है, अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी है उसकी। उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं परमिसिव एक्शन लिंक्स। हम उसे शार्ट में पीएलएस बुलाएंगे। पीएलएस एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी परमाणु हथियार को, अगर वो गलत हाथों में आ जाए, तो फटने से रोकता है। आप सबने पुरानी मूवीज में देखा होगा या किसी नई में भी कि परमाणु हथियारों का एक कोड होता है और जिसके पास वो कोड होता है, वही परमाणु हथियारों को चला सकता है। पीएलएस सिस्टम यही होता है। ये इस बात को सिक्योर करता है कि अगर परमाणु हथियार किसी गलत आदमी या ग्रुप के हाथों में भी किसी भी वजह से आ जाए, वो उन परमाणु हथियारों को चला ना पाए। अगर कोड कोई भी गलत डालता है, तो फिर वो हथियार वहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। अब अमेरिका ने यह जो पीएलएस टेक्नोलॉजी है, यह रूस तक को दे दी, पर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं दी थी। उसके पीछे एक कारण था। अमेरिका का यह मानना था कि अगर पाकिस्तान को यह टेक्नोलॉजी दी, तो फिर वो वहां से चीन के पास जाएगी और चीन अमेरिका के हथियारों या टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा। खैर, जब पाकिस्तान के हथियारों पर अटैक हुआ,
तो फिर उसने लगाया सबको कॉल, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को ही था उन सबसे। अब यहां पर एक बात आप सबको समझनी होगी। भारत जीत रहा था, पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका था। भारत की सेना को जो करना चाहिए था कर रही थी। अब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की कॉल आई और भारत मान गया? हो सकता है आपको लगे कि अमेरिका पावरफुल देश है, भारत ने मान ली होगी। या फिर आपको लगे कि बात बहुत ज्यादा हो गई थी, पाकिस्तान ने भी शांति के लिए बात की। इसराइल ने अमेरिका के कहने पर पीछे हटने से मना कर दिया। दुनिया का छोटे से छोटा देश अपने स्वाभिमान के लिए अमेरिका को आंख दिखा जाता है। फिर भारत इतना आगे जाकर भी क्यों माना? क्या कारण था? भारत वहां पर जो चाहे वो करवा सकता था। पाकिस्तान को सरेंडर करवा लेता, अमेरिका से भी कुछ लिखा लेता, पर ऐसा हुआ नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री भी अभी तक सामने नहीं आए, नहीं तो वो हर चीज में सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है जो कहानी में मैच नहीं कर रहा? ये खबर सारी दुनिया में घूम रही है कि क्या हुआ है, और इसे बताने में कोई बुराई तो थी नहीं। देखिए, मैं अगर आपको सीधे सीधे समझा दूंगा तो बेवजह के विवाद उत्पन्न होंगे, और मुझे विवाद पसंद नहीं है। पर मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूं, उसके फैक्ट्स रखता हूं। मेरे हिसाब से इस कहानी का पाकिस्तान वाली कहानी से कोई लेना देना नहीं, पर बाकी आप अपना विवेक लगा लीजिएगा। और हां, शुरू करने से पहले एक बात और, ना तो मैं किसी पार्टी और राजनेता का फेवर कर रहा हूं, ना किसी के खिलाफ हूं। सब एक जैसे ही हैं। भाजपा की राइजिंग के पीछे दो बिजनेसमैन हैं, और ये बात सब जानते हैं, एडानी और अंबानी। अंबानी की बात हम अभी नहीं कर रहे। अंबानी दूध के धुले नहीं है। ईश्वर आए हैं तो न्याय सबका करेंगे। बस ये समझ लीजिए, अदानी और अंबानी दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। अंबानी जहां कहीं भी हाथ देते हैं, उसे कानूनी तौर पर लीगल कर देते हैं। उन्होंने जियो शुरू किया, बीएसएनएल का खात्मा हो गई। भारत में हर मोबाइल कंपनी का खात्मा हो गई। सस्ते मोबाइल के नाम पर आया मोबाइल आज महंगा है, पर सब कुछ लीगल है। पर दुनिया भर के रिसोर्सेज होते हुए भी एडियानी या तो काम को लीगल तरह से कर नहीं पाए, या फिर उनकी रफ्तार ही इतनी तेज थी कि लीगल तरीके से कुछ हो ही नहीं सकता था। चलिए कुछ उदाहरण देते हैं। ए डानी ने किया क्या है और हुआ क्या है। मोदी गवर्नमेंट बनने से पहले अडानी दुनिया के 600 अमीरों में भी नहीं आते थे। फिर ऐसा समय आया कि वो कुछ ही सालों में दुनिया के पहले 10 में आ गए। आपको लगता होगा इस बीच अडानी ने कुछ बनाया होगा, कुछ डेवलप किया होगा, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या वॉलमार्ट ही सही। अडानी ने कुछ भी नया नहीं बनाया। चलिए आगे समझिए, हमारे महान प्रधानमंत्री जी को किस किस मुसीबत में फंसा गया। और हां, सीज फायर से इसका क्या लेना देना है, वो आप फिर अपना विवेक लगा लीजिएगा। बिजली कोयले से बनती है, तो भारत में जिन भी राज्यों के पास कोयला है, उनके पास ऑप्शन होता है अपना कोयला इस्तेमाल करके बिजली बनाने का। भारत सरकार एक कानून पास करती है कि कोई भी राज्य, चाहे उसके पास अपना कोयला ही क्यों ना हो, उसे बिजली बनाते समय सरकार से तय मात्रा में कोयला लेना ही होगा। अब सरकार कोयला ले रही है अडानी से। अडानी कोयला कहां से ले रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अडानी जो कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, वो किराया वगैरह प्लस करके उन्हें महंगा है। पर एक कानून की वजह से भारत का हर राज्य वो कोयला खरीदने पर बाध्य है। जहां भाजपा की सरकार नहीं, वहां कोई दिक्कत ही नहीं। कानून तो उनके लिए पास हुआ जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, तो वो राज्य महंगा कोयला खरीदता है। महंगा कोयला मतलब महंगी बिजली, और उस महंगी बिजली की कीमत जनता दे रही है। मतलब सामान्य ज्ञान तो यही कहेगा कि केंद्र सरकार एक व्यापारी के लिए भारत के राज्यों से तक उलझ रही है। अब पता नहीं सत्य है या मिथ्या। चलिए और बताते हैं आपको। जो एयरपोर्ट्स होते हैं, उनका मैनेजमेंट राज्यों के अंडर में आता था। सरकार एक कानून पास करती है, और उन सब का मैनेजमेंट केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाता है। और केंद्र सरकार वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उठाकर अडानी को दे देती है। आप ये ना समझिए मैं अडानी की कोई बुराई कर रहा हूं। आदमी महान ही इतना है कि इल्जाम लगते ही रहते हैं। आप बस विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और गूगल सर्च कर लीजिएगा। और हां, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि कांग्रेस ईमानदार थी। अभी जाने दीजिए, हम जिस टॉपिक पर है उसी पर रहना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, एक के बाद एक है, कि एक बिजनेसमैन को एक कंपनी खरीदनी है, कंपनी प्रॉफिट्स में है, फिर उस पर एक रेड होती है और वो कंपनी बिकने को तैयार हो जाती है रातों रात। अंबुजा सीमेंट्स की कहानी गूगल पर सर्च कीजिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि यह सब सच है। आप अपना विवेक लगाइए, खुद सर्च कीजिए। हम पर भरोसा करते हैं तो कर लीजिए। हो सकता है आपको लगे कि सरकार राज्य सरकारों से ही तो उलझ रही है, बस एक बिजनेसमैन के लिए क्या बुराई है इसमें? कांग्रेस होती वो भी ऐसा कर लेती। हमने कब कहा बुराई है? आपको पता है हिंडनबर्ग ने ऐसा क्या खोल दिया था कि अदानी के शेयर्स रातों रात गिर गए। भारत के शेयर मार्केट में तबाही आ गई थी। वो पूरी रिपोर्ट खोलेंगे तो वीडियो में समय कम है, उसके लिए अलग वीडियो बनाना होगा। चलिए एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते हैं चुनालाल जी की। चुनालाल जी के खेतों की कीमत थी 1 लाख रुपए बीघा और उनके पास 100 बीघा खेत थे। चुनलाल जी अपने भी को 50 लाख रुपए देते हैं जो विदेश में है और उससे कहते हैं कि मेरे 10 बीघा खेत जिनकी कीमत 10 लाख रुपए तुम 50 लाख में खरीद लो। आपको लग रहा होगा इसका क्या फायदा हुआ? चुनालाल जी ने अपने भाई को ही 50 लाख रुपए दिए। 10 लाख के खेत अपने ही पैसे से अपने भाई को 50 लाख में दिए और 50 लाख लौट कर भी चुनालाल जी के पास आ गया। चुनालाल जी ने अपने खेतों की कीमत मार्केट में इस तरह 1 लाख रुपए बीघे से 5 लाख रुपए बीघा कर ली। तो हिंडेनबर्ग, अमेरिका की रिसर्च एजेंसी का यह कहना था कि अदानी ने अपने खेतों की कीमत, मतलब शेयर्स की कीमत, ऐसे ही इंक्रीज की है। भारत में होना क्या था? उन बातों की जांच होनी थी, नहीं हुई। उल्टा हिंडनबर्ग के ऊपर कोर्ट केस कर दिया गया। हिंडनबर्ग ने फिर कुछ समय बाद अगली रिपोर्ट निकाली, कैसे भारत के शेयर मार्केट की प्रमुख अडानी को फेवर कर रही हैं और उनसे लिंक है। उन्होंने सबूत भी दिए, पर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सब की वजह से पता है क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत पर टूटा, आज भी टूट रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी। भारत सरकार अडानी के साथ हमेशा दिखी। भारत के एक महान बिजनेसमैन के साथ शायद होना भी चाहिए। पर कुछ समय पहले फिर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत यह थी कि अडानी के खिलाफ अमेरिका के नियमों के अनुसार एक कंप्लेन फाइल हो गई कि उन्होंने कहीं पर रिश्वत दी है। अब देखिए, अमेरिका पावरफुल देश है। अगर वहां कंप्लेंट हुई है तो सुलझानी तो होगी। वो मामला अडानी के अमेरिका में भी मसले रोक सकता है, दुनिया भर में इफेक्ट कर सकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। चलिए आज एक भविष्यवाणी और किए देते हैं। अडानी के खिलाफ अब अमेरिका में जितने भी इल्जाम लगे हैं, सब हट जाएंगे धीमे धीमे करके। और हां, मेरी एक भी भविष्यवाणी ना आज तक गलत गई है ना जाएगी। स्माइल प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा कि सीज फायर का अडानी से कोई लेना देना है। आप लोग कनेक्ट कर लें तो फिर वो आपका विवेक है। आपके विवेक की हम क्या तो प्रशंसा करें, क्या दोष दे। हम में इतनी बुद्धि नहीं कि हम कनेक्ट कर पाए। हमने तो बस आपको 3 कहानियां सुनाई हैं जो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है। अच्छा, अब ये ना समझिएगा कि मैं एक राजनीतिक पार्टी की या किसी नेता की बुराई भलाई कर रहा हूं। अगर कांग्रेस होती तो फिर अलग दिक्कतें थीं। पर उन सब बातों का समय नहीं है। चलिए हम वापस मुद्दे पर आते हैं, सीज एफआईआर पर। भारत इस स्थिति में था कि पाकिस्तान से भी लिखित में ले सकता था, अमेरिका से भी अपनी बात मनवा सकता था। पर ऐसा हुआ नहीं। जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार है, उनका कहना है कि भारत ने कुछ ना कुछ तो लिया है, पता नहीं क्या। हमने आपके सामने कुछ तथ्य रखे, बाकी आप अपना विवेक लगाइए। और हां, हमारा भारत सरकार में पूरा भरोसा है। सरकार ने जो भी किया होगा, सोच समझकर ही किया होगा। एक बात और देखिए, 13 मुस्लिम देश साथ आएंगे या नहीं, विश्व युद्ध होगा या नहीं, यह सब अभी रहने दीजिए, बहुत दूर है। पर हां, स्थिति विकट होगी। सत्य से भागने से, सत्य को छिपाने से सत्य खत्म नहीं हो जाता, वो वहीं रहता है। ज्योतिषीय कैलकुलेशन, दूसरे हिसाब किताब, सब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के सामने चुनौती इंक्रीज ही होंगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जिसका सत्य में इंटरेस्ट है, वो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम लिंक पर अन्य जानकारियों के लिए आ सकते हैं। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।